चलिए तो फिर एक बार हम हाजिर हैं मैट्रिक्स चैप्टर को लेकर। पिछले 2-3 वीडियो में आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया है, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को हमने डिस्कस किया है। अब जो मैट्रिक्स के 3 मेन टॉपिक बचे हुए हैं उसमें है ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? हम आज क्या करेंगे, इन्हीं तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है ना। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे कभी भी वीडियो देखें, फुल रिजॉल्यूशन पे देखें, 480, 360 जो भी आप में दिखाता हो वीडियो क्वालिटी वो करें, और हेडफोन जरूर लगाएं। ठीक है ना। और शांत एक जगह जहाँ पर शोरगुल ना हो वहाँ पर आप पढ़ें। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोज से। तो ट्रांसपोज क्या होता है, तो पहले तो हम ट्रांसपोज की डिफिनीशन लिखते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है। अब हम लिखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज का डिफिनीशन है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then transpose of A, then transpose of A is denoted by a की पावर t और a dash। ध्यान से देखिएगा, if A is a matrix of order m cross n, then transpose of A is denoted by A transpose or A dash and transpose of A is a matrix of order n cross n। ठीक है। यहां पर देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है तो उसके ट्रांसपोज को हम A की पावर t या A डैश से डिनोट करेंगे, एंड द ट्रांसपोज ऑफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मतलब ये हुआ कि जो A का ट्रांसपोज आएगा उसका ऑर्डर, यदि A है m क्रॉस n का, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा n क्रॉस m आ जाएगा। क्लियर नहीं हो रहा है? एक एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 2 4 5, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, डिनोट करेंगे a टू दी पावर t या a डैश, जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लें, और ये हो जाएगा। करते क्या है ट्रांसपोज में, जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, समझ में आई बात। और जैसे ही रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो कॉलम है वो रो में इंटरचेंज हो गया होगा। समझ में आ रही बातें? तो ध्यान से देखिए, पहला रो पहला कॉलम बना देंगे, तो 1 2 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 5। अब ये किस ऑर्डर का आ गया? 1 2 3, 3 क्रॉस 2 का आ गया। क्या गया? 3 क्रॉस 2। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि A m क्रॉस n का होगा तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो n क्रॉस n का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A की ऑर्डर है 1 2 3 2 4 5, मतलब A जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 4 5 2 क्रॉस 3 का है। A ट्रांसपोज निकालने के लिए करते क्या है, किसी मैट्रिक्स के रो को यदि कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, दोनों नहीं करना है। आप पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, और यदि तीसरा रो भी है तो जैसे इसको तीसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है, वो ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली जैसे ही रो को कॉलम चेंज करेंगे वैसे ही कॉलम रो में इंटरचेंज हो गया होगा। देखिए, पहला कॉलम था ना, पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो, और तीसरा कॉलम तीसरा रो। तो हमको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया ट्रांसपोज होता क्या है। फिर ध्यान से देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना होता है। गिवन मैट्रिक्स के सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, और जैसे ही सारे रो, मतलब पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, चौथा रो है तो चौथा कॉलम, जितने रो हैं सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो कॉलम होगा वो रो में इंटरचेंज हो गया होगा। और उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बन के आता है वही क्या होता है, ए का ट्रांसपोज होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे बी है 1 2 3 4, ये है 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स।
अब इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो कुछ नहीं करना होगा, पहले रो को पहला कॉलम 1 2 3 4, और ये कितने का हो गया 4 क्रॉस 1 का हो गया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मैट्रिक्स n का क्रॉस n का है तो उसका ट्रांसपोज n क्रॉस n का हो जाएगा। 1 क्रॉस 4 का था तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया 4 क्रॉस 1 का हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, दोनों नहीं करना है, एक जैसे ही करेंगे। रो को जैसे ही कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ना ऑटोमेटिकली कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, इसका ट्रांसपोज कहलाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 है 4 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहले रो को पहला कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी का ट्रांसपोज आ गया। ये था क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया गया होगा, ये एक रो मैट्रिक्स है या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स आ जा रहा है, या कह लीजिए कि ये कॉलम मैट्रिक्स आ जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होता है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई लेके ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकाल के उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाली प्रॉपर्टी में। यहाँ तो ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस भी कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब a माइनस बी का ट्रांसपोज होगा तो वो हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, या दोनों को माइनस करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज करके माइनस निकालिए। बात देखिए, या तो दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज करके प्लस करो। यहाँ पर है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल के उसमें k से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर k इज ए स्केलर, ये क्या है यहाँ पर स्केलर। क्लियर। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है यदि दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वो इक्वल होगा दूसरे के ट्रांसपोज, मतलब बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। कहीं भी गलती से आप लोग ए इंटू बी का ट्रांसपोज आप ये मत लिखिएगा, कहीं भी गलती से आप ऐसे लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यदि ये लिखते हैं तो ये गलत है। ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू कर देंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, जो कि गलत हो जाएगा। आप वेरीफाई कीजिएगा, अपने से दो मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के बी के ट्रांसपोज को पहले रख के ए के ट्रांसपोज को बाद में रख के मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा दोनों इक्वल आ जाएगा। लेकिन यदि ये वाली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ए इंटू बी निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए और ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो इसको रिवर्सल रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल। रिवर्स कर जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये रिवर्स कर जाता है। ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए वेरीफाई करने के लिए। बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए होते हैं और कहता है कि इन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, तो बहुत ही आसान सा है। आप क्या करिए, पहला कैसे होगा, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए और उसके लिए इसको निकालिए। जैसे पहला वेरीफाई करके आपको बता रहे हैं हम, पहले में एक ले लीजिए 2 3 2 4 5,
मैट्रिक्स ले लिया, ए ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज की डिफिनीशन क्या है? ट्रांसपोज की डिफिनीशन ये है कि पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। फिर ट्रांसपोज निकालना है, इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब क्या होगा? फिर इस रो को क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे 3 4, और फिर इसको कॉलम बनाएंगे तो 2 5। तो फिर देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ तो देखिए ए ले लिया हमने एक मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया 3 2, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले लिया। फिर हमने क्या किया? इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज निकल गया। फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्लियर? ध्यान से देखिए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज निकल गया। अब ये देख रहे होंगे ये दोनों मैट्रिक्स एक ही दिख रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है ना? यही तो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू। इसी तरह आप इसको वेरीफाई करना होगा तो दो अलग अलग मैट्रिक्स ले लेंगे, ए और बी। लेकिन याद रखिए दोनों मैट्रिक्स लेंगे तो सेम ऑर्डर का लेंगे, क्योंकि इसको प्लस भी करना है। और प्लस कब होगा? जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा तब, ठीक है? यहाँ दो मैट्रिक्स ऐसे ही लेंगे जिसका मल्टीप्लाई हो सके। ध्यान से देखिएगा, जिसका मल्टीप्लाई यहाँ एग्जिस्ट करे, ऐसा मैट्रिक्स नहीं ले लेना है जिसका तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए इंटू बी निकलेगा तब उसका ट्रांसपोज निकलेगा, ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे मैट्रिक्स लेकर बहुत से एग्जाम्पल दिए होंगे, आप बुक में देखिएगा और सबको वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको भी वेरीफाई करना होगा तो के स्केलर है, मतलब के कोई नंबर ले लीजिएगा 4 5, और उसमें क्या करिएगा? और मैट्रिक्स कोई ले लीजिएगा, उसमें उस नंबर जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। और फिर एक बार क्या करिएगा? ए का ट्रांसपोज निकाल के तब उसमें से नंबर मल्टीप्लाई करिएगा उस स्केलर का, देखेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, और ये सब प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए, आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे आप पे आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है? चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? लिखिए, ए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। मतलब ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का। अब देखो, इस एनी ऑर्डर लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 2 क्रॉस 3 ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर में किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मतलब 1 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, ठीक है ना? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन if A is a square matrix of any order and if let A is a square matrix of any order and if A transpose is equal to A, then A is known as symmetric matrix। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, डिफिनीशन ये कह रहा है ए यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, ठीक है ना, और यदि ए ट्रांसपोज निकालने पर फिर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब हम बोलेंगे ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? यदि आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो आप बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है? एक मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे हम? ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? पहले रो को ध्यान से देखिए, पहला रो है पहला कॉलम 1 2 है, तो पहला कॉलम 1 2, ठीक है ना? और ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 1,
हम क्या देख रहे हैं कि फिर वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये हुआ कि आप A ट्रांसपोज इक्वल टू A लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, ए लिया और इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया, और हम देख रहे हैं कि फिर वही तो आ गया, ए ही आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और ए ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल आ गया तो ए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी एच जी जी एच। ये अब इसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। ये एक हमने एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले रो को पहला कॉलम, देखो एबीसी को पहला कॉलम बना दिया, एबीसी, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बी एच जी, और तीसरे रो को तीसरा कॉलम सी जी एच। तो आप देख रहे होंगे कि इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ गया, नहीं आ गया, बोलो भाई, ए बी सी बी एच जी सी जी एच। ये मत कहना कि सर आपने ट्रांसपोज तो निकाला ही नहीं, वही मैट्रिक्स लिख दिया। नहीं, निकाला हमने, ध्यान से देखिए, छोड़ दीजिए इसको। आप पहले ये रो था, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इस रो को पहले रो को पहला कॉलम बनाते हैं। तो पहला रो ये है तो इसको पहला कॉलम बना लो ए बी सी, फिर इसको दूसरा कॉलम, इसको दूसरा कॉलम बी एच जी, और सी जी एच को तीसरा कॉलम बना लो, और फिर देखो तो ए बी सी बी एच जी और सी जी एच आ गया, मतलब फिर वही मैट्रिक्स आ गया ए, और इसलिए हम कहेंगे ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहां पर ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। फिर ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो एग्जाम्पल आपको दिया है, दोनों एग्जाम्पल क्या कर लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। चलो अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, डिफिनीशन सेम है, थोड़ा सा चेंज है, याद रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 3x4 का ले लेंगे, चूंकि स्क्वायर है और तब एनी ऑर्डर लिखा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, डिफिनीशन में इतना चेंज थोड़ा सा कर देंगे, क्या कि इफ जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, देन ए इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई मैट्रिक्स लेते हो और उसका ट्रांसपोज निकालते हो, और उस ट्रांसपोज की जो वैल्यू आती है उस मैट्रिक्स के निगेटिव पे इक्वल आ जाएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और एग्जाम्पल अभी देखते हैं, ए ले लीजिए 0 -2 2 3 ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज निकालो, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 2G हो गया। अब क्या करेंगे कि हम माइनस कॉमन कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा एक चीज,
आपको बताया गया होगा कि स्केलर से जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह यदि कोई स्केलर कॉमन करेंगे तो भी सारे एलिमेंट से कॉमन होगा। और यहाँ पर हम जा रहे हैं माइनस कॉमन करने, तो जीरो से भी माइनस कॉमन होगा, और जीरो से माइनस कॉमन होगा तो जीरो ही रहेगा। 2 से माइनस कॉमन होगा तो -2 बन जाएगा। इस -2 से 2 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा। इस जीरो से कॉमन होगा तो जीरो ही रहेगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो आ गया ये सेम मैट्रिक्स आ गया, ए आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। ध्यान से देखिएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, निगेटिव छोड़ देने पर यही वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से आ गया तो A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देखिए, एक मैट्रिक्स हमने लिया और हमने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं ट्रांसपोज में क्या करते हैं, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें से सारे एलिमेंटों में से माइनस कॉमन करना है। जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करिए या माइनस कॉमन करिए, वो जीरो ही रह जाता है, जीरो रहेगा। प्लस में से यदि माइनस कॉमन होगा तो वो निगेटिव बन जाएगा, ये आप लोग पढ़ चुके हो। माइनस में से निगेटिव कॉमन होगा तो प्लस बन जाएगा, और जीरो से फिर कॉमन होगा तो वो क्या होगा, जीरो ही रह जाएगा। और इसलिए समझ में आ रही है, माइनस आ गया और ये मैट्रिक्स आपको एक दिख रहा है जो इस ए के इक्वल हो गया, समझ में आ रही है, ए। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, देयरफॉर A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका जैसे B है, सपोज है 0 2 -3 -2 3 0 5 -5 0, ये एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। ट्रांसपोज के लिए पहले रो को पहला कॉलम, तो 0 2 -3, इसको दूसरे रो को, ध्यान से देखिए, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, -2 0 5, और तीसरे रो को थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 -5 और 0, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम निगेटिव कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो फिर वही बातें आएगी, क्या आएगी, सारे नंबरों का साइन चेंज हो जाएगा। निगेटिव का, जीरो का तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जीरो में प्लस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए या ना करिए, उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब जब कॉमन करेंगे तो जीरो ही बना रहेगा, और जो सारे नंबर है नॉन जीरो उनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हो गया 0 +2 -3 -2 0 +5 3 -5 और 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस और इस मैट्रिक्स में सिमिलरिटी है कि नहीं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि दोनों मैट्रिक्स में सिमिलरिटी है, और आप ये कह सकते हो कि सर B ट्रांसपोज इक्वल टू, तो माइनस भी आ चुका है, नहीं बोलिए। हमने क्या लिया, एक B मैट्रिक्स लिया, फिर उसका ट्रांसपोज किया और सारे नंबरों से हमने निगेटिव कॉमन कर लिया। तो निगेटिव जब कॉमन करेंगे तो 0 0 ही रह जाएगा, लेकिन नॉन निगेटिव जो नंबर होंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा वो यही मैट्रिक्स भी आ गया होगा, समझ में आ रही बातें। तो B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस भी आ गया, और देयरफॉर B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एक चीज और है, स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से देखे होंगे। तो पहले एग्जांपल में भी मैं ऐसा ही एग्जांपल लिया होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा
मैंने एक ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और एक एकदम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स यदि स्क्यू सिमेट्रिक्स तभी होगा जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक ना। अब ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं हुआ यदि कोई भी मैट्रिक्स है दिखे जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये होगा तभी वो हो सकता है। क्लियर? मतलब स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्लियर हो रही बातें? जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। लेकिन यदि कहीं आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है और आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो आपका झट से जवाब होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला कंडीशन है ये जीरो होना चाहिए। जब ये जीरो होगा तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है मे बी। अब तो वो प्रॉपर्टी को देखेंगे होल्ड करता है कि नहीं। लेकिन इसमें कोई यदि नॉन जीरो है, समझ में आ रही बात, तो वो क्लियर कट है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप नोट में लिख भी सकते हैं, आप नोट कर लीजिए कि द ऑल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, तभी वो जाके स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जरूर और जरूर से जीरो हो जाएगा। अब हमने तीनों चीज पढ़ लिया, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स तीनों पढ़ लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया लीजिए, थोड़ा सा मैं हम इधर उधर हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है नोट करके मैं लाया हूं, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है एग्जाम्पल दिया है, इफ द मैट्रिक्स A 0A 3 2B -1 C1 0 is a skew symmetric matrix. If the matrix, this is a skew symmetric matrix, then find the value of A, B and C, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी सी की क्या वैल्यू होगी। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन आप क्लियर है, नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन देखिए, आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि यदि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बताइए कि ए बी सी जो इसमें दिख रहा है स्केलर, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले से मालूम है कि सिंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले से आपको दिया हुआ है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करेगा, प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान से देखिएगा, A ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए, A का ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करके यहाँ लिखिए क्या होगा, 0 A 3, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, बन गया। ये A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखना है, -A लिखना है। ध्यान से देखिए, ये हमने क्या कर दिया, A का इसका ये A है उसका ट्रांसपोज करके लिख दिया और -A अब A लिखेंगे। देखो इसी लाइन का इम्प्लाइज मैं करा रहा हूँ
तो ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल के रख दिया और माइनस आप ए लिखना है तो ए की वैल्यू कितना है 0 A 3 2 B -1 C 1 0, यही है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सा है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले तो ये लिख लीजिए 0 2 C A B 1 3 -1 0, और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, ये क्या होगा -A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये कितना होगा -B हो जाएगा, ये कितना होगा +1 हो जाएगा, ये कितना होगा -C हो जाएगा, ये कितना होगा -A हो जाएगा, ये कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। क्या हो गए, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ये C किसके इक्वल होना चाहिए -3, तभी तो इक्वल होगा। आपको बताया गया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों सेम ऑर्डर का है, दोनों 3x3 का है, पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए तो C -3 के इक्वल होगा और -A 2 के इक्वल होगा, -A 2 के इक्वल होगा तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब B की वैल्यू निकालना है तो ये बताइए ये वाला प्लेस इसके इक्वल होना चाहिए, तो B इक्वल टू -B, तो B इक्वल टू -B तो B इधर जाएगा तो 2B इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट B इक्वल टू 0। बोलिए भाई ये वाला B किसके इक्वल होना चाहिए, इस B के इक्वल होना चाहिए क्योंकि इस दोनों की पोजीशन तो वही है। तो B -B के इक्वल होगा तो B इधर जाएगा तो 2B इक्वल टू 0, 2B इक्वल टू 0 तो B 2 तो 0 होगा नहीं, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तीनों वैल्यू निकल के आ गए। बोलो समझ में आया। चलिए फिर एक बात देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स दिया था और ABC की वैल्यू निकालना था और दिया था कि A क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, A के ट्रांसपोज को लिख दिया और इस जगह क्या कर दिया A को लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो 2 -A के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए -A किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, तो A की वैल्यू -2, C -3 के इक्वल होगा तो C की वैल्यू -3 और B -B के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 2B इक्वल टू 0, B की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू आ गए A B और C, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया। चलिए हाँ, कुछ प्रीवियस मैंने अब तो आगे का नहीं लेकिन उससे पीछे भी कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ मैं, उसको देख लेता हूँ और फिर आपका लगभग आज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्र एक क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। नेक्स्ट क्लास में आपके लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसे दिया है 6 -6 0 -4 2 1 और x + 2/3 2 5 -2 1 -7। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा कि 2x - y दिया होगा कि x और y क्या है मैट्रिक्स है और 2x - y = ये और x + 2y = ये मैट्रिक्स दिया है। तो x और y मैट्रिक्स क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर भी लिए होंगे बहुत लोग, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए बहुत वीक बच्चे होते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए, इधर वाला आपको दिख रहा होगा कैसे लीनियर इक्वेशन दिख रहा होगा, x और y में 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा होगा क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में ये कहता है कि आप किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए और इसके बाद से यदि सेम साइन में इक्वल होता है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा और अपोजिट साइन में इक्वल होगा तो ऐड कीजिएगा, तो अपने आप ही x और y में से कोई ना कोई एलिमिनेट हो जाता है।
उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y हो जाएगा। भाई 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी होगा, दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ। तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 2y, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 12, ये होगा -12, ये 0, इसमें होगा तो -8, इसमें होगा तो 4, और ये हो जाएगा 2। ये आ गया तीसरा नंबर। अब हम देख रहे हैं कि 2y और यहाँ क्या आ गया आपका -2y आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखिए एडिंग 2 and 3, ऐड करेंगे तो ये +2y -2y से कैंसिल हो जाएगा, x और 4x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये बताओ। इसमें ये ऐड होगा तो 3 और 12 15, माइनस में ये होगा -12 + 2 -10, 0 + 5 5, -8 - 2 -10, 4 1 5, -7 2 -5। और अब क्या करेंगे, सॉरी ये x, अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि सारे एलिमेंट में आप 5 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई के केस में वही होगा, सारे में यदि 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि आप डिवाइड भी करेंगे तो सारे एलिमेंट में उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 5 इधर आके डिवाइड होगा तो सारे एलिमेंट में होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो 3, यहाँ डिवाइड होगा तो -2, यहाँ डिवाइड होगा तो 1, यहाँ डिवाइड होगा तो -2, यहाँ डिवाइड होगा तो 1, यहाँ डिवाइड होगा तो -1। ठीक है, बोलिए x आ गया, यहाँ तो समझ में आ रहा। अब x की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या तो सेकंड में रखो और वैल्यू निकाल लो। सेकंड में रखते हैं, देखो पुटिंग the value of x in second। ठीक है, अब जगह कम पड़ रहा है तो हम मिटाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम इसको सेकंड में रख देंगे, तो सेकंड ये था, समझ में आ रहा है ना। देखो ये दिया था, ये दिया था, ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमको x और y मैट्रिक्स निकालना था, सॉल्व करना था। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, इसलिए किया कि y को इक्वल करना था हमको। ये +2y है, -2y इक्वल होगा, ऐड कर देंगे कट जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा -2y, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब सारे एलिमेंटों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब सेकंड और थर्ड को हमने ऐड किया तो देख लो, ये +2y -2y कैंसिल हो जाएगा, और x और 4x कितना हो जाएगा 5x होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 12 + 3 -12 + 2 0 + 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इधर 5 से डिवाइड कर देंगे तो x निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू को रख देंगे 2 में, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 -2 1 -2 1 -1 प्लस 2y, सॉरी 3 2 5 -2 1 -7। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इधर लाएंगे, इस साइड में। जब इधर लाओगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, x आ चुका है, हो जाएगा 2y = अब देखो जब इधर आएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, लिख लो 3 2 5 -2 1 -7, और यहाँ पर आ जाएगा 3 -2 1 -2 1 -1। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 3 - 3 0, 2 - 2 +4। ठीक है, 5 - 1 4, -2 - 2 0, 1 - 1 0, -7 और +-6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6। तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, 0 2 2 0 0, और ये हो जाएगा कितना -3। तो आपका क्या आ गया, y भी आ गया और यहाँ पर x भी आ गया। प्रोसेस यही है, यदि कहीं उसमें
आपको दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन में कहीं राइटिंग एरर दिख रही होगी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। एरर होगा तो बताइएगा, हो सकता है एरर हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब क्लास में बच्चे होते हैं तो एरर होता है तो तुरंत कहते हैं सर यहाँ गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप यदि एरर होगा तो घबराइएगा मत, वो राइटिंग एरर होता है न कि। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। क्या सर आ गया क्या?